हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरवीर सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टेप फॉर सक्सेस में। देखिए दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम, जिसके तहत हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषदों में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या को बढ़ाया गया और किस तरह से भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई तथा किस तरह से परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त हुई। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार निवेदन करूंगा कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब करें तथा यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, 1892 के भारत परिषद अधिनियम को जानने से पहले हम लोग कुछ पीछे की महत्वपूर्ण बातों के बारे में जान लेते हैं। 1892 का भारत परिषद अधिनियम के आने से पहले 1876 में एक अधिनियम और आया था, जिसे हम 1876 का शाही पद अधिनियम के नाम से जानते हैं तथा इस अधिनियम में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया था। देखिए दोस्तों, 1876 के शाही पद अधिनियम के तहत यह घोषणा हुई थी, परंतु सार्वजनिक रूप से 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया ने दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी का पद धारण किया था तथा इन्हें केसर हिंद की उपाधि से भी नवाजा गया था। और दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि जो ये 1876 का शाही पद अधिनियम आया था, इसके तहत एक महत्वपूर्ण बात यह आई थी कि जो वायसराय है उसकी कार्यकारिणी परिषद में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि यहाँ पर कार्यकारिणी परिषद में 5 सदस्य हैं और एक वायसराय। तो कुल मिला के अभी 1861 के भारत परिषद अधिनियम में हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 मेंबर है और एक वायसराय, कुल 6 मेंबर इस समय केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में थे। तो दोस्तों, 1876 का जो शाही पद अधिनियम आया है उसके तहत वायसराय कार्यकारिणी परिषद में एक सदस्य को और जोड़ा गया तथा इस समय वायसराय कार्यकारिणी परिषद में 6 मेंबर हैं और एक वायसराय है। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो ये वायसराय कार्यकारिणी परिषद में एक नया सदस्य आया है उसे PWD यानी लोक निर्माण विभाग का कार्यभार सौंपा गया था। दोस्तों, आपको यह याद रखना है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 1892 के भारत परिषद अधिनियम की ओर। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में जागरूकता का दौर या पुनर्जागरूकता का दौर काफी प्रभावशाली रूप से दिखाई दिया। यहाँ पर आधुनिकता तथा राष्ट्रवादी जैसे तत्व दिखाई दिए। भारत में राष्ट्रवादी नेता अपनी अपनी पार्टियों का गठन कर रहे थे। आपने देखा होगा कि बंगाल, बंबई व मद्रास यानी पूरे भारत में अनेक राजनीतिक संगठन बनने प्रारंभ हो गए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह थी दोस्तों कि लॉर्ड रिपन के समय इल्बर्ट विवाद देखा गया था। देखिए दोस्तों, इल्बर्ट विवाद हमारा इतिहास का चैप्टर है, इसे हम इतिहास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इल्बर्ट विवाद के बाद भारतीयों को यह समझ आ गया था कि यदि संगठित रूप से हम अपनी मांगों को प्रस्तुत करते हैं तो संवैधानिक तरीके से इन्हें मनवाया जा सकता है। और फिर धीरे धीरे इन राष्ट्रवादी नेताओं ने पूरे भारत के लिए एक पार्टी का गठन की योजना बनाई और पूरे भारत के लिए एक पार्टी का गठन किया गया, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया गया। देखिए दोस्तों, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना का होना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। शुरुआती दौर में कांग्रेस पार्टी में उदारवादी नेताओं का वर्चस्व रहा, जिन्होंने अपनी न्यायोचित मांगों को मनवाने के लिए संवैधानिक तरीके से या हम कह सकते हैं कि बहुत ही नरम तरीके से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखना शुरू कर दिया और उन्हें पूरा करवाने के लिए प्रार्थना पत्र, याचना पत्र, समाचार पत्र या मांग पत्र आदि माध्यमों से पूरा करवाने का प्रयास कर रहे थे। उनके इन्हीं प्रयासों की प्रथम सफलता तब मिली जब उन्होंने 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित करवाया। हालांकि दोस्तों, इनकी पूरी मांगों को नहीं माना गया, परंतु कुछ मुद्दों पर इनकी मांगें मान ली गई थी, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी मांगें थी जिसकी वजह से भारतीय जनता में असंतोष था। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना, शिक्षा का प्रचार प्रसार तथा कांग्रेस की स्थापना के बाद एकजुट होकर हक के लिए लड़ने की भावना को देखकर ब्रिटिश सरकार यह समझ गई थी कि कुछ ऐसी व्यवस्था लानी होगी जिससे शांति व्यवस्था बनाई जा सके, ताकि 1857 वाले हालात
दोबारा ना हो सके और हम शासन भी सुचारू रूप से चला सके। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं कि क्या क्या बदलाव किए गए तथा क्या क्या मांगे मान ली गई। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका महत्वपूर्ण बिंदु। पहला हमारे पास है केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषदों में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। देखिए दोस्तों, 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषदों में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या को बढ़ाया जाए ताकि ब्रिटिश सरकार को भारत में न्यायोचित ठहराया जा सके। तो देखिए दोस्तों, भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए कुछ हद तक मांगों को मान लिया गया तथा केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषदों में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्याओं को बढ़ाया गया। परंतु दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना है कि केंद्रीय परिषद हो या प्रांतीय परिषद हो, इसमें कुछ सरकारी सदस्य होते थे जो सरकारी पदों पर नियुक्त होते थे, जिन्हें पदेन सदस्य भी कहा जाता था, जिन्हें वायसराय द्वारा मनोनीत किया जाता था, तथा कुछ गैर सरकारी सदस्य होते थे जिसमें भारतीय भी शामिल होते थे। तो दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना है कि परिषद में सदस्यों की संख्या तो बढ़ाई गई, परंतु फिर भी सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ये चीज देखते हैं कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या कम होगी और सरकारी सदस्यों की संख्या अधिक होगी ताकि सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहे, केंद्रीय विधान परिषद में भी और प्रांतीय विधान परिषद में भी। तो दोस्तों, हम केंद्रीय विधान परिषद के बारे में यहाँ पर थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है कि किस तरह से सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने देखा 1861 के भारत परिषद अधिनियम में कि केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 5 थी और एक वायसराय। इसके बाद हम आगे बढ़े, 1876 में शाही पद अधिनियम आया था, जिसके तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक सदस्य और जोड़ा गया था, जिसे लोक निर्माण विभाग का कार्यभार सौंपा गया। तो दोस्तों, इस समय कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या 6 हो गई है और एक वायसराय। और दोस्तों, 1861 के भारत परिषद अधिनियम में वायसराय अतिरिक्त सदस्यों को कम से कम 6 तथा अधिक से अधिक 12 सदस्यों को परिषद में नियुक्त कर सकता था। परंतु 1892 के भारत परिषद अधिनियम में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया, जिसमें वायसराय कम से कम 10 तथा अधिक से अधिक 16 सदस्यों को अतिरिक्त सदस्यों के रूप में नियुक्त कर सकता था, जिसमें 10 सदस्य गैर सरकारी होंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है कि हमारी कार्यकारिणी परिषद में इस समय 6 सदस्य है और एक वायसराय, यानी कुल इस समय 7 मेंबर है। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि अतिरिक्त सदस्यों में कुल सदस्य संख्या यहाँ पर वायसराय 16 बढ़ा सकता है, जिसमें से 10 सदस्य गैर सरकारी हैं। तो जब 10 सदस्य गैर सरकारी होंगे तो इसके बाद 6 सदस्य क्या होंगे, सरकारी सदस्य होंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सरकारी सदस्यों का बहुमत कैसे बढ़ा कि 6 सदस्य यहाँ पर पहले कार्यकारिणी परिषद में थे, एक वायसराय, कुल 7 और प्लस 6 यहाँ पर जो अतिरिक्त सदस्यों में से जो 6 सदस्य है ये सरकारी सदस्य है। तो टोटल यहाँ पर सरकारी सदस्यों की संख्या 13 हो गई है और अतिरिक्त सदस्यों की संख्या यहाँ पर जो गैर सरकारी सदस्य है इनकी संख्या जो है, जो गैर सरकारी पदों पर है, इनकी संख्या 10 है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा प्रांतीय परिषदों में भी और केंद्रीय परिषदों में भी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ, परंतु मत देने का अधिकार तथा पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार अभी प्राप्त नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, इस अधिनियम में ऐसा नहीं था कि केवल सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, बल्कि इन्हें कुछ अधिकार भी दिए गए, जैसे बजट पर बहस करने का अधिकार। परंतु दोस्तों, इन्हें मत देने का अधिकार अभी नहीं मिला था। हालांकि जनहित संबंधी मामलों में इन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था, परंतु इसमें भी प्रश्न पूछने के लिए इन्हें 6 दिन पूर्व सूचना देनी होती थी। परंतु दोस्तों, इन्हें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला था। देखिए दोस्तों, पूरक प्रश्न का मतलब है कि यदि आपने कोई प्रश्न पूछ लिया है और उसका उत्तर आपको मिल गया है, इसके बाद यदि कोई नया प्रश्न पूछना है या दूसरा प्रश्न पूछना है तो इसे ही पूरक प्रश्न कहा जाता है। तो दोस्तों, पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति इस अधिनियम में इन्हें नहीं मिली थी। मतलब दोस्तों, ये था कि शक्ति तो दी गई, परंतु बहुत कम मात्रा में, बहुत सीमित मात्रा में, क्योंकि बजट पर बहस करने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ना तो वोट कर सकते थे और ना ही पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। हालांकि दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा कि 1892 के भारत परिषद अधिनियम में एक आंशिक संसदीय प्रणाली देखने को मिलती है, क्योंकि वर्तमान में जो
संसदीय प्रणाली अपनाई गई है उसका कहीं ना कहीं आंशिक रूप 1892 के भारत परिषद अधिनियम में देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार पेपर में पूछा जाता है कि आंशिक रूप से संसदीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो दोस्तों इसे आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण बिंदु, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। देखिए दोस्तों 1892 के भारत परिषद अधिनियम से पहले केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषदों में सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, परंतु दोस्तों इस अधिनियम में थोड़ी निर्वाचन की बात आ जाती है। हालांकि दोस्तों इस अधिनियम में निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, परंतु दोस्तों अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कहीं ना कहीं इस अधिनियम में देखने को मिलती है। ये बात इस अधिनियम में आ चुकी थी कि परिषद में जो सदस्य चुने जाएंगे उनका चुनाव अब अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत होगा। तो दोस्तों अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का मतलब है जैसे अपने क्षेत्र से एमएलए एमपी के चुनाव में जनता वोट करती है और अपने क्षेत्र के एमएलए तथा एमपी के सदस्यों को विधानसभा तथा संसद में चुनकर भेजती है। तो दोस्तों इस चुनाव में जनता वोट करती है और यह चुनाव प्रक्रिया प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहलाती है। परंतु दोस्तों यदि हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें जनता वोट नहीं करती है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए एमएलए या एमपी के सदस्य जो विधानसभा में और संसद में भेजे गए हैं वो लोग वोट करते हैं। और दोस्तों यही प्रक्रिया अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया कहलाती है। ठीक उसी प्रकार उस समय जो सदस्य परिषद में चुनकर जाएंगे वो अप्रत्यक्ष तरीके से चुनकर जाएंगे। यानी दोस्तों ये समझ लीजिए कि आम नागरिक उन सदस्यों को वोट नहीं करेगा। तो दोस्तों आपको थोड़ा यह ध्यान रखना है कि जो केंद्रीय परिषद होती थी उसमें जो सदस्य नियुक्त होते थे उन्हें नियुक्त करने की शक्ति पहला वायसराय को थी तथा दूसरा बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को। तो देखिए दोस्तों ये लोग केंद्रीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन करेंगे तथा प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति पहला प्रांतीय गवर्नरों की सिफारिश पर जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जमींदार तथा व्यापार संघ एवं नगर पालिका की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों को नॉमिनेट किया जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा ये ध्यान देना है कि यहीं से चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत हुई तथा सदस्यों को नॉमिनेट करना शुरू हुआ। तो दोस्तों यहाँ से कई बार पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत में पहली बार कब चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत हुई या अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा तथा दोस्तों इस अधिनियम की सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम या मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। तब तक के लिए धन्यवाद।